हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो टर्म्स आप लोगों को आगे की कुछ चैप्टर्स में काम आएंगे। ओके, तो इन सारे टर्म्स को जो हम अभी डिस्कस करेंगे उनको अच्छे से सीखना और समझना, ठीक है। और जो भी आप लोगों को डाउट्स होते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिए करो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक, दैट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है उसको समझते हैं अपन, ठीक है। तो देखो इस पर्टिकुलर टर्म में दो वर्ड्स हैं, पहला मोल और दूसरा फ्रैक्शन। तो मोल का मीनिंग तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। और फिर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मीनिंग है रेशियो। ओके, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग है रेशियो ऑफ समथिंग, ठीक है। अब किस चीज का रेशियो मोल फ्रैक्शन कहलाता है उसको समझते हैं अपन, ठीक है। तो देखो मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस मिक्स है। ओके, तो इस मिक्सचर में ऑक्सीजन गैस के भी कुछ ना कुछ मोल्स होंगे और नाइट्रोजन गैस के भी कुछ ना कुछ मोल्स होंगे, ठीक है। तो हम मोल फ्रैक्शन एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए डिफाइन करते हैं। वो किस तरीके से, तो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का कितना मोल है अपॉन सारे सब्सटेंस का कितना मोल है, मीन्स टोटल मोल्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मोल फ्रैक्शन में रेशियो निकालते हैं। किस चीज का रेशियो, तो जिस भी सब्सटेंस का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल और सारे सब्सटेंस के टोटल मोल्स का, दैट इज मोल फ्रैक्शन मीन्स रेशियो ऑफ मोल of a substance to the total mole in a mixture is known as mole fraction, ठीक है। मीन्स किसी मिक्सचर में जो अलग अलग सब्सटेंस मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो हर एक सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन डिफाइंड होता है, ठीक है। फिर अब देखो मोल फ्रैक्शन को सिंबलाइज किया जाता है, मींस मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है कैपिटल एक्स, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले की हम बात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा मोल फ्रैक्शन का, तो लेट्स सपोज हमें ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे x ऑफ O2, ठीक है। फिर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स किससे किससे मिलकर बनेगा, ऑक्सीजन के मोल और नाइट्रोजन के मोल से मिलकर बनेगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ठीक है। तो हमें अगर इस मिक्सचर में हर एक सब्सटेंस के मोल्स पता हो तो हम हर एक सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसी तरीके से हमें अगर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो हम क्या करते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन का भी मोल निकाल देते, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकाल देते और नाइट्रोजन का भी मोल फ्रैक्शन निकाल देते, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा मोल फ्रैक्शन का, दैट इज x ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल इन अ मिक्सचर, ठीक है। ये हुआ
मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ओके, फिर अब यहां पे देखो हमारे पास मिक्सचर में दो सब्सटेंस का मिक्सचर था, ठीक है। तो हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन निकला। फिर यहां पे देखना कि अगर मैं इस तरीके से x of O2 प्लस x of N2 करूं, मीन्स इंडिविजुअल सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन को एड अप करूं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा उसको देखो। इक्वल्स टू x of O2 N of O2 अपॉन NO2 प्लस N2 प्लस x of N2 दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अपॉन 2 प्लस N2, ठीक है। फिर यहां पर देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे N of O2 प्लस N of N2 अपॉन N of O2 प्लस N of N2, और ये कितना हो जाएगा 1। तो यहां पे आप लोगों ने क्या देखा कि मोल फ्रैक्शंस का एडिशन करने पर रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है, प्रोवाइडेड सारे सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन का एडिशन होना चाहिए। मींस किसी भी मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंस है, मान लो 3 सब्सटेंस है, तो तीनों सब्सटेंस के इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन को हम अगर एड अप करें तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो देखो यहां पे समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1, ठीक है। कि किसी भी मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंस होंगे उन सारे सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं। ओके, फिर अब अगला टर्म देखो मोलैरिटी। मोलैरिटी से आप क्या समझते हो उसको समझते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी मेनली डिफाइन होता है सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। अब सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 सब्सटेंस, ठीक है। कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस के होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और सॉल्यूशन को डिटेल्ड फॉर्म में आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे एज अ चैप्टर, मींस सॉल्यूशन नाम का एक पूरा चैप्टर है क्लास 12 में, ठीक है। तो अभी तो आप लोगों को सॉल्यूशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना। और वैसे भी आप लोगों ने सॉल्यूशन को लोअर क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए अब देखो सॉल्यूशन से रिलेटेड 2 टर्म है जिसको हम कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके क्या बनाया जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है ना। फॉर एग्जांपल हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो शुगर क्या कहलाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमें शुगर का सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। फिर अब हम मोलैरिटी को डिस्कस करते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है, सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन, टर्म, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन से आप लोग क्या समझते हो, क्वांटिटी, मींस सॉल्यूशन में सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो
वैसे तो सॉल्यूशन के लिए वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइंड होते हैं, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो होता है मोलैरिटी। उसी को हम आप समझने वाले हैं। ओके, तो देखिए मोलैरिटी किसको कहा जाता है कि हमारे पास मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने वाटर लिया है ना, लेट्स सपोज वाटर है, फिर हमने इसमें शुगर इंट्रोड्यूस किया। ओके, ये क्या था, वाटर। तो शुगर क्या होगी, इवनली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओके, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा बनेगा, होमोजेनियस बनेगा। ठीक है, ओके। अब फिर मान लो ये जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम है 2 लीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हुआ, 2 लीटर हुआ। ठीक, और शुगर हमने कितना इंट्रोड्यूस किया, 3 मोल्स, मीन्स हमने इसमें 3 मोल शुगर ऐड की है। ठीक है, अब हम मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन करते हैं सॉल्यूशन के 1 लीटर के रिस्पेक्ट में। मीन्स हमें पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना होता है मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली मोलैरिटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करती है। वो भी कौन से कॉन्सेंट्रेशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो हमारे पास अभी वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है। तो इन 2 लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूट क्या है, शुगर, मोल्स ऑफ शुगर इज 3। ठीक है, 2 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, 3 है। सो इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में शुगर के कितने मोल्स होते हैं। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं, 3/2, दैट इज 1.5 मोल्स पर लीटर। ओके, तो ये जो 1.5 आता वही हमारी क्या होती, सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट तो इवनली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो अगर इतना वॉल्यूम, सॉल्यूशन का इतना वॉल्यूम 2 लीटर का है और उसमें सॉल्यूट अगर 3 मोल्स हैं, तो 1 लीटर में हाफ कर दो इसको। तो अगर हाफ करोगे तो हाफ करने पर सॉल्यूट के मोल्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है जो मोलैरिटी है वो कितने के लिए डिफाइंड होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होगा। ठीक, तो हम फाइनलाइज करते हैं मोलैरिटी को, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ओके, चलिए तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा मोलैरिटी का मीनिंग। स्टार्टिंग में आप लोगों को जो बेसिक्स है उनको पकड़ना है और उसको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, चलिए अब देखो मोलैरिटी का सिंबल। तो मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M, और मोलैरिटी के बारे में आप लोगों को क्लास 10 में भी थोड़ा बहुत बताया गया होगा। ठीक है, तो जिसको याद है अच्छी बात है, और जिसको याद नहीं है वो अब वापस से रिवाइज कर ले। ठीक है, फिर फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा मोलैरिटी का, तो M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो हम मोलैरिटी को
जस्ट लाइक डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो डेंसिटी किस तरीके से डिफाइन होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिमिलरली मोलैरिटी किस तरीके से डिफाइंड होगी, मास की जगह मोल्स, और वो भी किसके मोल्स, स्पेशली सॉल्यूट के मोल्स। ध्यान रखना सॉल्वेंट के मोल्स नहीं, किसके, सॉल्यूट के मोल्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, फिर यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा मोलैरिटी का, एम रिप्रेजेंट मोल और वॉल्यूम का यूनिट लीटर। तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी मोलैरिटी का मोल पर लीटर। ठीक है, फिर अब देखो मोलैरिटी को हम अब किन तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको सीखते हैं। तो हमारे पास मान लो एक सॉल्यूशन है, जिसमें NaOH सॉल्यूट है। NaOH इज dissolved in water। ठीक है, और NaOH का लेट सपोज ले लो 20 ग्राम, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, फिर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है लेट सपोज 500 ml। ठीक, तो सॉल्यूशन टोटल कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 500 ml है। तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, कैपिटल M। तो M हम आसानी से लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। पर लीटर निकाल 500 ml में मोल्स इसके कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर 1000 ml दैट इज 1 लीटर में कितने होंगे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम फॉर्मूले से निकालना चाहें तो उससे भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, M इक्वल्स टू मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स चाहिए, हमें गिवन क्या है, मास गिवन है। तो मोल्स निकालना आता ही है हमें, N ऑफ NaOH इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास, और NaOH का मोलार मास कितना होता है, 40 होता है। 20 अपॉन 40 दैट इज 0.5। ठीक है, फिर अब अगर हम मोलैरिटी निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ml। 500 ml मीन्स 0.5 लीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 1 है। ठीक, फिर मान लो कि हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 ml। ठीक है, तो उस सिचुएशन में यहां पर कितना था, 1 लीटर आ जाता है ना। अब अगर 1 लीटर आता तो उस सिचुएशन में मोलैरिटी कितनी आती, 0.5 आती। ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन की मोलैरिटी वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है और सॉल्यूट के मोल्स पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करती है। चलिए, फिर अब हम बात कर रहे थे कि अगर हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है तो उसको किन किन तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको सीखते हैं। ठीक है, तो देखो तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आई है, 0.5 आई है। तो हम इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 0.5 कैपिटल M NaOH सॉल्यूशन। ऐसा मिल सकता है आप लोगों को क्वेश्चंस में। ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को डिटेल्ड फॉर्म में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस में यही सब लैंग्वेज यूज करता है, और हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो फिर सिंपल सा क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए फिर अब देखो हम इसी को 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2
कैपिटल M NaOH सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कभी कभी क्या करता है, इसको इस तरीके से लिखता है M/2 NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप की लैंग्वेज लिखी हो तो उस सिचुएशन में आप लोगों को घबराना नहीं है। वो आप लोगों को क्या एक्सप्रेस कर रहा है, हाफ कैपिटल M एक्सप्रेस कर रहा है, मींस एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी कितनी है, हाफ है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। फिर अब देखो, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.5 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन, ये एक तरीका होगा। ठीक है, फिर देखो एक और तरीका 0.5 मोलर MOLAR मोलर NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। तो इन तरीकों से सॉल्यूशन की मोलरिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में इनमें से किसी भी तरीके से डाटा मेंशन होगा। ठीक, तो घबराना नहीं है। ओके, चलिए तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर यहां पे देखो, आप लोगों के सामने एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है NaOH। ठीक है, तो NaOH के पार्टिकल्स इवनली वाटर में डिसॉल्व है। ओके, फिर इस सॉल्यूशन का मोलरिटी हमने कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली 1.5। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है 1.5। ठीक है, तो अगर हम इसका कुछ वॉल्यूम ले लें, मतलब यहां से कुछ अमाउंट इस खाली कंटेनर में निकाल लें, ठीक है, और हम इसको इस कंटेनर को यहां तक भर दें। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये बताओ क्या सारे के सारे सॉल्यूट्स इसमें चले जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमने तो कुछ ही अमाउंट निकाली है। ठीक है, तो कुछ सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट रहेंगे बची हुई अमाउंट में, और कुछ सॉल्यूट बची निकाली गई अमाउंट के साथ चली जाएंगी। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का वही रहेगा, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स कम हुए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी तो कम हुआ है, मींस कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मींस मोलरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क पड़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन पे पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो यहां से जो सैंपल निकाला गया था, कुछ अमाउंट निकाली गई थी सॉल्यूशन की, वो कितनी है, 200 ml है। ठीक है, मींस यहां से जो हमने सॉल्यूशन निकाला उसने इस खाली कंटेनर का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, 200 ml ऑक्यूपाई किया। इसका मतलब हमने यहां से कितना वॉल्यूम निकाला था, 200 ml निकाला था। ठीक है, तो हमें अगर इस सॉल्यूशन में NaOH के मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ NaOH निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा फंडा है, कैपिटल M इक्वल्स टू N/V। ठीक है, मोलरिटी पे कोई चेंजेस नहीं आए हैं, है ना। फिर वॉल्यूम चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज होकर कितना हो गया, 200 ml मींस 0.2 लीटर इक्वल्स टू 0.2 लीटर। ठीक है, तो मोल्स भी निकाल लेंगे अपन, तो मोलरिटी थी 1.5 इक्वल्स टू N/ वॉल्यूम कितना, 0.2। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 1.5 इंटू 0.2। ठीक है, तो ये 1.5 क्या था, सॉल्यूशन की मोलरिटी थी, और ये 0.2 क्या था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था लीटर में। ध्यान रखना, अगर हमें मोलरिटी का कॉन्सेप्ट समझना है तो वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और हमें सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हो, तो कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो जाएगा हमारे लिए फॉर्मूला। ओके, चलिए तो ये सब फंडे आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि ये सारे फंडेस क्वेश्चन में यूज होते हैं। ठीक है, फिर जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, शुगर का, जिसकी मोलैरिटी दी हुई है 0.5 और वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का 300 ml। A solution of sugar having molarity 0.5 and volume 300 ml, then what will be the moles of, या what will be the number of moles of sugar present in that solution। तो हमें अगर शुगर के मोल्स निकालने हैं तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ शुगर वो कैसे हो जाएगा, m इंटू वी। अभी सीखा आपने, m है 0.5 इंटू वॉल्यूम है 300 ml। यहाँ पर ml है तो पहले कन्वर्ट करोगे लीटर में, दैट इज 0.3 लीटर। फिर इसको सॉल्व करके आप लोग शुगर के मोल्स निकाल सकते हो। फिर अगर मास पूछता तो मास भी निकाल लेते। कैसे, तो मास इक्वल्स टू मोल्स इंटू मोलार मास। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए हम आसानी से सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब देखो एक और कॉन्सेप्ट, लेट सपोज हमारे पास सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। ओके, और सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 1.5। ठीक, तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन क्या है, 1.5 कैपिटल M NaCl सॉल्यूशन। ठीक, तो अगर हमें इस सॉल्यूशन में सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलैरिटी बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, और क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को ब्रेक कर सकें तो कैसे ब्रेक करेंगे, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, फिर हमने स्टोइकियोमेट्री वाला टॉपिक पढ़ रखा है। तो स्टोइकियोमेट्री को देखो, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका 1 है और इसका भी 1 है। मींस इसकी जितनी अमाउंट होगी इसकी भी उतनी ही अमाउंट होगी और इसकी भी उतनी ही अमाउंट होगी। ठीक है, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। ये अगर 2 है तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। इसका मतलब इसका जितना भी कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन इसका भी होगा, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन इसका भी होगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 1.5 कैपिटल M। तो Na प्लस का भी कितना होगा, 1.5 कैपिटल M, और Cl माइनस का भी कितना होगा, 1.5 कैपिटल M। ओके, फिर मान लो कि हमारे पास CaCl2 का सॉल्यूशन होता और उसकी मोलैरिटी होती 1.2 कैपिटल M। ठीक है, मोलैरिटी कितनी, 1.2। ठीक है, फिर अगर हमें इस सॉल्यूशन में इसकी मोलैरिटी निकालनी होती, मतलब कैल्शियम आयन की मोलैरिटी पता करनी होती और क्लोराइड आयन की मोलैरिटी पता करनी होती, तो हम कैसे पता करते, तो उसके लिए भी सेम लॉजिक लगाना है जो हमने यहां पे लगाया। ठीक है, तो क्या करते, CaCl2 को ब्रेक करते, Ca2 प्लस बनता और 2 क्लोराइड आयन बनता। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो स्टोइकियोमेट्री लगाकर कि इसकी क्वांटिटी 1 है, इसकी क्वांटिटी भी 1 है, लेकिन क्लोराइड की कितनी है, 2 है, मतलब डबल है। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जितनी क्वांटिटी होगी इसकी भी उतनी ही क्वांटिटी होगी, लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक, तो इसका मतलब इसका जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका भी उतना ही कॉन्सेंट्रेशन होगा जितना इसका है, लेकिन क्लोराइड का डबल होगा। ठीक, तो कैल्शियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 1.2, मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 1.2 कैपिटल M। तो फिर कैल्शियम आयन का भी कितना हो जाएगा, 1.2 कैपिटल M, और क्लोराइड आयन का 2 × 1.2 कैपिटल M। आएगा समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इस केस में देखो हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है। ये पहला सॉल्यूशन जिसमें सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व है और मोलैरिटी 1.5 है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 300 ml है। ठीक है, फिर दूसरा सॉल्यूशन जिसमें कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व है, मोलैरिटी 1.2 और वॉल्यूम 200 ml है। ठीक है, तो अगर हमें कोई पूछता कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करते हैं हम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें किसके मोल्स चाहिए, क्लोराइड आयन के मोल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से, अभी जो हमने इसके पहले सीखा डिसोसिएशन वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प से। ठीक, तो देखो NaCl को ब्रेक करते तो बनता Na प्लस Cl माइनस। इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 1.5। तो क्लोराइड का भी कितना होता, 1.5। फिलहाल हमें क्लोराइड से मतलब है, इसलिए मैं क्लोराइड के ही कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो अगर सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 1.5 है तो क्लोराइड का भी कितना है, 1.5 कैपिटल M। तो हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं क्लोराइड आयन के, N ऑफ क्लोराइड आयन विल बी इक्वल्स टू M × V, और M कितना है, 1.5, और वॉल्यूम कितना है, 300 ml। 300 ml मीन्स 0.3 लीटर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, फिर अब देखो हमें इस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन निकालने होते हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस निकालने, तो कैसे निकालते हैं, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट, CaCl2 को ब्रेक करते हैं, Ca2 प्लस 2 Cl माइनस। इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन, 1.2 कैपिटल M। तो क्लोराइड का कितना हो जाता, 2 × 1.2 कैपिटल M। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन विल बी इक्वल्स टू M × V। अब इस वक्त जो हम M लेते हैं वो किसका लेते हैं, क्लोराइड का लेते हैं, और वो कितना है, 1.2 × 1.2, 2 × 1.2 into वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 200 ml मींस 0.8। तो इस तरीके से हम क्लोराइड आयन के मोल्स निकालते हैं। ठीक है, फिर अब देखो मान लो हम इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देते हैं, है ना। दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद फिर हमें अगर क्लोराइड आयन का मोलैरिटी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, तो हम भी उसमें क्या करते हैं, सिंपली कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन अपॉन मोल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहां से हमें क्लोराइड आयन के कितने मोल्स मिलते हैं, 1.5 × 0.3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.45। ठीक है, 1.5 मीन्स 15/10 इंटू 0.3 मीन्स 3/10। तो 15 × 3 45/100। ये कितना आता, 0.45 आता। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करोगे तो 2 × 1.2 दैट इज 2.4 × 0.2 विल बी इक्वल्स टू
4.48। ठीक है, अब ये कैसे, तो देखो 2.4 को हम ले सकते थे 24/10 इंटू 0.2 लिखते 2/10, 24 इंटू 2 48/100, कितना होगा 0.48 होगा। ठीक है, तो हम यहां से निकाल देते क्लोराइड आयन के मोल्स और यहां से निकाल देते क्लोराइड आयन के मोल्स। तो टोटल मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन विल बी इक्वल्स टू 0.45 प्लस 0.48 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका 300 ml और इसका 200 ml, दैट इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 300 ml। ठीक है, चलिए फिर अब देखो मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि यहां तक फिलअप है। ओके, और ये सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, ग्लूकोज सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी है 2.5 और वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 300 ml। ओके, तो हमें इनिशियली सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का। ठीक, अब मान लो हम अगर इसमें बाहर से वाटर इंट्रोड्यूस करें तो हम कुल मिला के सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, फीका कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा करने से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जो ग्लूकोज के जो कि सॉल्यूट था उसके मोल्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ग्लूकोज जितना प्रेजेंट था उतना ही वाटर इंट्रोड्यूस करने के बाद प्रेजेंट होगा। मतलब हम ग्लूकोज को ना तो बाहर निकाल रहे हैं और ना ही एक्स्ट्रा ग्लूकोज डाल रहे हैं, तो ग्लूकोज की क्वांटिटी इसमें कांस्टेंट रहेगी या फिर फिक्स रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ग्लूकोज के मोल्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो वो नई मोलैरिटी कितनी आएगी उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको सीखते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने वाटर के इसमें 200 ml और मिला दिए और एक्स्ट्रा मिला दिए। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 300 पहले से था, 200 और आ गया तो 500 ml हो गया। ठीक है, तो फाइनल मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या कांस्टेंट था या फिर क्या फिक्स था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ देखिए यहां पर इन दिस केस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, अगर हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम पता होता है तो m इंटू वी, तो एम आई दैट इज इनिशियल मोलैरिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल मोलैरिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो इनिशियल मोलैरिटी कितनी थी सॉल्यूशन की 2.5 और इनिशियल वॉल्यूम 300 ml, है ना। अब यहां देखो, यहां पे मैंने 300 ml को 0.3 नहीं लिखा क्योंकि मैंने वॉल्यूम की जो यूनिट यहां पर ली है वही यूनिट यहां पर भी लूंगा, तो हम ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, फिर फाइनल मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है इनटू फाइनल वॉल्यूम कितना आया 500 ml आया इनटू 500। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल देते हैं, फाइनल मोलैरिटी निकाल देते हैं 2.5 इंटू
300। और देखो यहाँ पर ये भी ml में है और ये भी ml में है, तो दोनों तरफ वॉल्यूम की सेम यूनिट ली जा सकती है। ठीक है, 2.5 into 300 अपॉन 500। फिर इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। और ये इक्वेशन जो बनती है वो कहलाती है डाइल्यूशन इक्वेशन। ये कहला रही है डाइल्यूशन इक्वेशन। ठीक है, अब खुद सोच के बताओ कि लॉजिकली अगर हमने और एक्स्ट्रा वाटर इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो मोलैरिटी कम होगी कि बढ़ेगी? तो इस चीज को सोचो, m इक्वल्स टू n अपॉन v। तो हमने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ा दिया, n में कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, जब n में कोई चेंजेस नहीं आए तो केवल डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मींस फाइनल मोलैरिटी की वैल्यू 2.5 से क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, तो इस तरीके के लॉजिक भी आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, और ऑप्शंस में मान लो क्वेश्चन है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन 2.5 के 2.5 से ज्यादा दिए हुए हैं और एक ऑप्शन 2.5 से कम दिया हुआ है, तो हम बिना कैलकुलेशन के भी उसमें टिक लगा सकते हैं। ठीक है, इससे फटाफट आंसर आता है। ओके, चलिए फिर यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट सीखो। मान लो हमारे पास एक शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसकी मोलैरिटी 1.2 है और वॉल्यूम है 200 ml। ठीक, और दूसरा सॉल्यूशन वो भी शुगर सॉल्यूशन है और इसकी मोलैरिटी 2.5 है और वॉल्यूम 300 ml है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे। ठीक, तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितनी होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको देखो, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें मोलैरिटी निकालनी है तो मोल्स पता होना चाहिए सॉल्यूट का और वॉल्यूम पता होना चाहिए सॉल्यूशन का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो आसानी से निकल जाएगा कि यहां से 200 ml ला रहे हैं और यहां से 300 ml ला रहे हैं, तो 200 ml प्लस 300 ml कितना हो गया? 500 ml। तो सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml। ठीक है, और फिर सॉल्यूट के मोल्स, फाइनल मोल्स कितने होंगे? तो यहां से कितने मोल्स आएंगे? तो अभी सिखाया था m इंटू वी, और यहां से कितने मोल्स आएंगे? m इंटू वी। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल मोल्स आ जाएंगे, है ना? तो इस सॉल्यूशन में फाइनल मोल्स इक्वल्स टू, इसको मान लो ये सॉल्यूशन नंबर 1 है और ये सॉल्यूशन नंबर 2 है, तो इसकी मोलैरिटी को m1 और वॉल्यूम को v1 और इसकी मोलैरिटी को m2 और वॉल्यूम को v2। ठीक है, तो फाइनल मोल्स ऑफ शुगर कैसे निकालोगे? m1 v1 प्लस m2 v2 और फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू v1 प्लस v2। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल मोलैरिटी, दैट इज MF, वो कितनी हो जाएगी? फाइनल मोल्स दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन
V1 प्लस V2। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट हुआ मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला एक बेसिक टर्म देखो, मोलैरिटी। मोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है, तो ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सॉल्यूट के मोल्स पता होने चाहिए और सॉल्वेंट का वेट पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मोलैरिटी निकालने के लिए हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए और सॉल्यूट के मोल्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करके मोलैरिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन मोलैरिटी निकालने के लिए हमें सॉल्वेंट का वेट चाहिए होता है और सॉल्यूट के मोल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और हम डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, और उसमें यूनिट क्या लिया जाता है, वेट का किलोग्राम। ठीक है, तो इन शॉर्ट किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम अमाउंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, तो जितने भी मोल्स होंगे वही उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। ठीक है, इट इज मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ध्यान रखना, यहाँ पर सॉल्वेंट लिया जा रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है। ओके, फिर उसके बाद इसका सिंबल, तो मोलैरिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। ठीक है, ध्यान रखना, और मोलैरिटी का कैपिटल M। ओके, फिर फॉर्मूला, फॉर्मूले की बात करें तो स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। फिर यूनिट की बात करें तो यूनिट मोल्स पर सॉल्वेंट का केजी, तो मोल पर केजी विल बी द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, फिर एक्सप्रेस कैसे करें सॉल्यूशन की मोलैरिटी को, तो वही सारे तरीके जो अपन ने मोलैरिटी के लिए सीखे थे। तो लेट्स सपोज एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 1.5 है, मोलैरिटी 1.5 है, तो हम लिख सकते हैं उसको 1.5 स्मॉल m, जो भी सॉल्यूट है, लेट्स सपोज NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1.5 स्मॉल m मीन्स मोल पर केजी NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1.5 मोलल MOLAL मोलल NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके मोलैरिटी के। ठीक है, ओके, फिर अब देखो हमें अगर इस तरीके से दिया हुआ है कैपिटल M ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका हम मीनिंग क्या निकालेंगे, उसको हम स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा, हमें मोलैरिटी दी हुई है 2.5 और मोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मींस ये कैपिटल M के सामने जो वैल्यू लिखी रहती है वो वैल्यू किसकी होती है, सॉल्यूट के मोल्स की होती है, और किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं इस तरीके से, दैट इज 2.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज is
प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मीन्स इस टाइप का कोई भी सॉल्यूशन हुआ, उस सॉल्यूशन मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो उसके 1 लीटर अमाउंट में ग्लूकोज के 2.5 मोल्स ही होंगे। ठीक है, ध्यान रखना 1 लीटर में, है ना। फिर उसी तरीके से मान लो इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी इस तरीके से एक्सप्रेस है 1.5 स्मॉल m। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना। 1.5 स्मॉल m शुगर सॉल्यूशन। मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूं कि अगर आप लोगों को क्वेश्चंस में ये सारे टर्म्स दिए हुए, इस टाइप के टर्म्स दिए हुए हैं, तो उसको आप लोग एक्सपांड कैसे करोगे, उससे मीनिंग कैसे निकालोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को मीनिंग पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हो। ठीक है, अब ये लिखा हुआ 1.5 स्मॉल m शुगर सॉल्यूशन। अब इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, तो जो भी वैल्यू दी हुई है उतने मोल्स, इट इज 1.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज शुगर इज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो हमें वाटर एज्यूम करके चलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीनिंग किसका, 1.5 स्मॉल m का। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत काम आएगा आप लोगों को, है ना। ठीक है, फिर अब हमने मोलैलिटी सीख ली, मोलैलिटी सीख लिया। अब अगला टर्म सीखते हैं, दैट इज नंबर 4, वेट परसेंट। ठीक है, और मास परसेंट। तो ये तो आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ रखा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय वेट परसेंट और मास परसेंट। ठीक है, अब ये भी क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। और मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग है मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन is expressed in terms of percent is known as weight by weight और mass percent। मीन्स किसी सॉल्यूशन में 100 ग्राम अमाउंट में, सॉल्यूशन की 100 ग्राम अमाउंट में सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का जितना भी मास प्रेजेंट होगा वो उसका मास परसेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर बाय डिफॉल्ट मास परसेंट किसका निकाला जाता है या फिर किसका दिया रहता है, सॉल्यूट का दिया रहता है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में मास परसेंट को समझे तो उसका मीनिंग ये है कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम अमाउंट में सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, तो जितना भी मास प्रेजेंट होगा ग्राम में वही उसका मास परसेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर लेट्स सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है और कितना ग्राम, 200 ग्राम। उसमें शुगर कितनी प्रेजेंट है, 5 ग्राम। ठीक है, तो एक शुगर का सॉल्यूशन है जिसका मास है 200 ग्राम, उसमें शुगर कितना ग्राम प्रेजेंट है, कितनी ग्राम प्रेजेंट है, 5 ग्राम प्रेजेंट है। तो इस सॉल्यूशन का मास परसेंट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू शुगर, मास परसेंट ऑफ शुगर विल बी। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है हम मास परसेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन का 100 ग्राम लेते हैं और अभी दिया कितना है, 200 ग्राम दिया हुआ है। तो 200 ग्राम में शुगर के अगर 5 ग्राम डिजोल्व है तो उसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितना डिजोल्व होगा, तो कितना होगा, 5 का हाफ, दैट इज 2.5। तो वो जो 2.5 होगा वही क्या कहलाएगा,
मास परसेंट कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू शुगर इज सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है मास परसेंट का। तो ये सब तो आप लोगों ने लोअर क्लास में सीख रखा है। ठीक है, फिर अब देखो सिंबल की बात करें इसके, इसका सिंबल होता है W/W परसेंट। ठीक है, और मीनिंग मीन्स अगर मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है 10% W/W NaOH सॉल्यूशन, तो उसका मीनिंग क्या निकालेंगे हम? ठीक है, तो देखो जितना भी परसेंट दिया हुआ है उतना ग्राम, तो यहाँ पर कितना परसेंट? 10%, तो कितना ग्राम? 10 ग्राम किसका? सॉल्यूट का। तो 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। आई बात समझ में कि अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ W/W परसेंट दिया हुआ है तो उससे हम उसका मीनिंग क्या निकालेंगे? तो जितना भी परसेंट दिया हो उतना ग्राम सॉल्यूट का डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन के 100 ग्राम अमाउंट में। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का, ये मान लो, है ना। तो अगर ये सॉल्यूशन 100 ग्राम का होगा तो इस सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH होगा, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 90 ग्राम। ठीक है, तभी तो क्या होगा? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्लस 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मेक्स 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ठीक है, तो इन सब का मीनिंग आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन आसानी से बन पाते हैं। ठीक है, चलिए फिर ध्यान रखना, अगर हमें मोल फ्रैक्शंस निकालने हो तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें सब्सटेंस के मोल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, जिसमें शुगर दी हुई है 34.2 ग्राम और वाटर दिया हुआ है 360 ग्राम और पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर क्या होगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या फिर मोल्स पता होना चाहिए, और हमें सब्सटेंस के क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। ठीक, तो पहले हम मास से मोल्स निकालेंगे, उसके बाद फिर वैल्यू पुट अप करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इन सब बातों का खासकर ध्यान रखना है। ठीक, तो आज हमने सीखा मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट और मास परसेंट दैट इज वेट बाय वेट परसेंट का कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक है, फिर कुछ और टर्म्स है जैसे नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के बारे में आप लोग क्लास 12th में जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तब सीखोगे। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को समझना होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर रहा हूं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फिर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, 4 क्वेश्चंस हैं। चारों क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं, मीन्स आप लोगों के लिए क्वेश्चंस होमवर्क है। ओके, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करके कमेंट करना, और कहीं भी कोई डाउट आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही बेसिक लेवल का चैप्टर था, मीन्स हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए।
ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, और ये सारे होमवर्क आप लोगों के हो जाने चाहिए। ठीक है।